हे एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट 1। देखो, जैसे ही हम इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड सुनते हैं, सीधा दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, चिमनी से निकलता धुआं, मैसिव मशीन्स, यही सब ना? पर एक मिनट, क्या असल कहानी सच में यहीं से शुरू हुई थी? आई डोंट थिंक सो। चलिए इस मिथ को बस्ट करते हैं और असल स्टोरी को समझते हैं। ओके, सो असल स्टोरी पे जंप करने से पहले ये समझना जरूरी है कि लोगों के दिमाग में चल क्या रहा था। लेट्स ट्रैवल बैक टू द अर्ली 1900s। उस वक्त लोग प्रोग्रेस के बारे में क्या सोचते थे, उनका सपना क्या था, और क्यों वो सपना एक मिथ से ज्यादा कुछ नहीं था। ओके, लुक एट दिस। ये है डॉन ऑफ द सेंचुरी का कवर पेज फ्रॉम द ईयर 1900। इसके एकदम सेंटर में देखो, आपको एक देवी जैसी फिगर दिखेगी, राइट? उसे एंजल ऑफ प्रोग्रेस कहा गया है, और वो एक पंखों वाले पहिए पर खड़ी है जो आगे बढ़ते हुए टाइम को सिंबलाइज कर रहा है। और उसके बैकग्राउंड में क्या है? सब कुछ। रेलवेज हैं, कैमरा, प्रिंटिंग प्रेस, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बेसिकली हर वो चीज़ जिससे उस टाइम के लोग प्रोग्रेस मानते थे। अब लेट्स लुक एट अनदर वन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है टू मैजिशियंस। यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाओं का कंपैरिजन हो रहा है। ऊपर देखिए, आपको दिखेगा एलाडिन जो ईस्ट को यानी ओरिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे एक मॉडर्न मैकेनिक जो वेस्ट की पावर और टेक्नोलॉजी को दिखा रहा है। तो ये पिक्चर हमें बता क्या रही है? व्हाट्स द मैसेज है? देखो, एक तरफ है ओरिएंट का अलादीन। वो क्या करता है? अपने जादुई चिराग से एकदम आलीशान महल बना देता है। ही रिप्रेजेंट्स द पास्ट, द मैजिक ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। फिर दूसरी तरफ है वेस्ट का मॉडर्न मैकेनिक। वो अपने टूल से क्या बना रहा है? ब्रिजेस, शिप्स, ह्यूज टावर्स, मॉडर्न चीजें। सो ही इज द सिंबल ऑफ मॉडर्निटी, द फ्यूचर। सो यू सी व्हाट्स हैपनिंग। ऐसी इमेजेस ने ना लोगों के मन में एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी फिट कर दी थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट, और मॉडर्न एज जो है वो टेक्नोलॉजी से बनी एक वंडरफुल टाइम ऑफ प्रोग्रेस है, जैसे कोई जादू हो गया हो। लेकिन जैसा कि हम अभी आगे देखेंगे, ये सिर्फ आधी कहानी थी, नॉट द फुल पिक्चर। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना सिंपल और वंडरफुल था? एब्सोल्युटली नॉट। अब वक्त आ गया है उस मिथ से पर्दा हटाने का और असल स्टोरी शुरू करने का। हम बात करेंगे इंडस्ट्री की, लेकिन फैक्ट्रीज के आने से भी पहले की। सो दिस इज द बिग क्वेश्चन, राइट? अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी फैक्ट्री से शुरू नहीं होती, तो फिर वेयर डिड इट ऑल बिगिन? कहां से शुरू हुई ये पूरी कहानी? और इस पजल का आंसर छुपा है इस एक वर्ड में, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलो इस वर्ड को तोड़ते हैं। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट या अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग। तो बेसिकली ये फैक्ट्रीज का ट्रेलर था। सोचो, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो फेज था जब इंटरनेशनल मार्केट के लिए बड़े स्केल पर प्रोडक्शन तो हो रहा था, लेकिन फैक्ट्रीज में नहीं। कहाँ? गांव में, देहातों में। तो ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन आखिर दिखता कैसा था? जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ एक पूरी फैमिली, बच्चे बड़े सब मिलकर घर में ही धागा बना रहे हैं, यार्न स्पिन कर रहे हैं। प्रोडक्शन फैक्ट्री की चार दीवारी में कैद नहीं था। इट वॉज हैपनिंग इन होम्स इन द कंट्री साइड। पर सवाल यह है कि आखिर मर्चेंट्स शहर छोड़कर गांव क्यों जा रहे थे? इसके पीछे ना काफी सॉलिड रीजंस थे। देखो, शहरों में उस टाइम पावरफुल ट्रेड गिल्ड्स एकदम राज करते थे। ये गिल्ड्स बेसिकली आर्टिजन्स और प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशंस होती थी जो हर चीज कंट्रोल करती थी, प्रोडक्शन, क्वालिटी, यहां तक कि प्राइसेस भी। और सबसे बड़ी बात, ये गिल्ड्स किसी नए मर्चेंट को आसानी से ट्रेड में घुसने नहीं देते थे। ऑन द अदर हैंड, गांव में क्या था? गरीब किसान थे, आर्टिजन्स थे, जिन्हें एक एक्स्ट्रा इनकम की सख्त जरूरत थी, तो वो मर्चेंट्स के लिए काम करने को फौरन तैयार हो जाते थे। सिंपल इकोनॉमिक्स। और ये मत सोचना कि ये सिस्टम ऐसे ही रैंडम था। नो वे, ये एकदम ऑर्गेनाइज सिस्टम था। देखो कैसे। स्टेप 1, एक मर्चेंट जिसे क्लॉदियर कहते थे, वो एक स्टेपलर से वुल खरीदता था। स्टेपलर वो इंसान होता है जो वुल को उसकी क्वालिटी के हिसाब से सॉर्ट या स्टेपल करता है। स्टेप 2, फिर वो वुल स्पिलर्स के पास गांव में ले जाई जाती थी। स्टेप 3, जब धागा यानी यान बन जाता तो उसे वीवर्स, फिर फुलर्स और फिर डायर्स के पास ले जाते। और आखिर में स्टेप 4, कपड़े की फाइनल फिनिशिंग होती थी लंदन में, जिसे उस जमाने का फिनिशिंग सेंटर माना जाता था। देखा, पूरा चेन एकदम सेट था। तो अब तक एक सिस्टम चल रहा था, बट नाउ द स्टोरी टेक्स अ टर्न। अब सीन में एंट्री होती है फैक्ट्रीज की। एक एकदम नया सिस्टम उभर कर सामने आता है। जस्ट लुक एट दिस इमेज फॉर अ सेकेंड। अ लैंकाशायर कॉटन मिल। यादें वो पहले वाली फोटो जिसमें फैमिली घर में काम कर रही थी? अब उससे इसे कंपेयर करो, कितना बड़ा डिफरेंस है ना? ये बड़ी बड़ी आसमान में धुआं फेंकती मिल्स जमीन पर एक नए पावरफुल लैंडमार्क की तरह थीं, जो दूर से ही अपनी प्रेजेंस बता देती थी। लेकिन ये बदलाव एकदम ओवरनाइट नहीं हुआ था। इट वॉजंट अ सडन एक्सप्लोजन।
इट वॉज अ स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस। इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री 1730s में दिखनी शुरू हुई। फिर लेट 18th सेंचुरी में इनका नंबर तेजी से बढ़ा और 19th सेंचुरी आते आते ये इंग्लिश लैंडस्केप का एक कॉमन पार्ट बन चुकी थी। और इस नए दौर का, इस फैक्ट्री सिस्टम का जो पहला पोस्टर बॉय था, जो सिंबल था, वो था कॉटन। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द स्केल, साल 1760 में ब्रिटेन अपनी कॉटन इंडस्ट्री के लिए 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन इंपोर्ट कर रहा था। उस वक्त के लिए ये एक बहुत बड़ा नंबर था। लेकिन अब आगे देखो क्या होता है। सिर्फ 27 साल बाद, बाय 1787, ये इंपोर्ट जंप करके कितना हो गया? 22 मिलियन पाउंड्स। That's almost a 9-time increase. Can you even imagine that kind of explosive growth? It was insane. तो आखिर फैक्ट्रीज इतनी स्पेशल क्यों थीं? उन्होंने ऐसा क्या अलग किया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि सारी महंगी नई मशीन्स एक ही छत के नीचे आ गईं। सारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस, स्पिनिंग, वीविंग, सब एक ही बिल्डिंग में। इससे फायदा क्या हुआ? वेल, अब वर्कर्स पर बेहतर सुपरविजन हो सकता था, क्वालिटी को आसानी से चेक किया जा सकता था और लेबर को एक सिस्टम के तहत रेगुलेट करना पॉसिबल हो गया। ये सब चीजें एकदम इम्पॉसिबल थीं जब काम पूरे कंट्री साइड में फैला हुआ था। तो फैक्ट्रीज आ गई, प्रोडक्शन बूम हो गया। तो क्या इसका मतलब है कि सब कुछ एकदम पलक झपटते ही बदल गया? क्या ये एक रेवोल्यूशन था? चलिए अब इस चेंज की असल स्पीड को समझते हैं, द ट्रू पेस ऑफ हिस्ट्री। देखो इसे, ये है 1857 का इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर। बस चिमनी चिमनी दिख रही हैं, हर तरफ से धुआं निकल रहा है। फैक्ट्रीज इतनी विजिबल, इतनी डोमिनेंट हो चुकी थीं कि उस टाइम के लोग इनकी पावर और स्केल को देखकर एकदम डैजल्ड हो गए थे, मतलब चौंधिया आ गए थे। बिल्कुल वैसी फीलिंग जैसे हमने वो डॉन ऑफ द सेंचुरी वाली इमेज में देखी थी। लेकिन, और ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना, पुरानी दुनिया एक रात में गायब नहीं हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि एक दिन फैक्ट्रीज आईं और अगले दिन सारे छोटे छोटे वर्कशॉप्स बंद हो गए। नो, the new factory system did not immediately replace the old proto-industrial system. Traditional workshops और जो skilled crafts people थे, वो अभी भी इकोनॉमी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा थे। एक्चुअली जो तेजी से चेंज आ रहा था ना, वो कुछ गिने चुने इंडस्ट्रीज में ही हो रहा था। इन्हें हम डायनामिक इंडस्ट्रीज कहते हैं, क्योंकि ये एकदम रॉकेट की स्पीड से ग्रो कर रही थी और पूरी इकोनॉमी को आगे खींच रही थी। 1840s तक कॉटन इंडस्ट्री वॉज द लीडर। फिर जब रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने लीड ले ली। लेकिन बाकी सेक्टर्स जैसे कि फर्नीचर हो गया या पॉटरी, वो बहुत धीरे धीरे बदल रहे थे। उनकी अपनी रफ्तार थी। तो ये कोट पूरी बात को एकदम परफेक्टली सम अप करता है। कंटेम्पररीज वर डैजल्ड। उस वक्त के लोग नई नई मिल्स को देखकर इतने हैरान थे कि उनका सारा ध्यान बस उन्हीं पर रहता था, और इस चक्कर में वो उन छोटी छोटी गलियों और वर्कशॉप्स को ऑलमोस्ट भूल ही गए जहां अभी भी पुराने तरीके से प्रोडक्शन चल रहा था। दे मिस द अदर हाफ ऑफ द स्टोरी। तो हमने देखा कि उस टाइम प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी को एकदम सेलिब्रेट किया जा रहा था, जैसे वो एकदम वंडरफुल टाइम हो। लेकिन चलो आज के टाइम में आते हैं। हम उसी प्रोग्रेस का दूसरा साइड भी देखते हैं, है ना? ये जो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसकी वजह से हमें आज कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या आपके दिमाग में एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। विल एक्सप्लोर मोर इन द नेक्स्ट पार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम। आज ना हम आपके सोशल साइंस बुक का एक चैप्टर उठाने वाले हैं, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई नो, आप सोच रहे होंगे ये तो हमें पता है, लेकिन ट्रस्ट मी, आज हम इसे एक बिल्कुल नए, एक अलग एंगल से देखने वाले हैं। जब मैं कहता हूं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो आपके दिमाग में क्या आता है? यही ना, जायंट व्हील्स, धुआं निकालती चिमनीज और अनगिनत मशीन्स। ऐसा लगता है जैसे एक बटन दबाया और पूरी दुनिया ही बदल गई। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या यही पूरी कहानी है? तो सवाल यह है कि वॉज द चेंज रियली दैट फास्ट? इतना सिंपल था क्या? चलो आज इसी आइडिया को थोड़ा चैलेंज करते हैं। लेट्स पील बैक द लेयर्स और देखते हैं कि इसके पीछे की असली स्टोरी क्या थी। ओके, सो हियर्स आवर गेम प्लान फॉर टुडे। हम इंस्टेंट चेंज की मिथ की बात करेंगे, देखेंगे कि रेवोल्यूशन इतना स्लो क्यों था, क्यों इंसानी हाथ मशीन से बेहतर थे, एक वर्कर की लाइफ कैसी थी, और फिर विल सी द रियल पिक्चर। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स बस्ट द बिगेस्ट मिथ। ये जो आइडिया है ना कि सब कुछ ओवरनाइट चेंज हो गया, वो गलत है। सच्चाई ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कोई बिग बैंग नहीं था। इट वाज मोर लाइक अ स्लो मोशन रेवोल्यूशन। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। Believe it or not, late 1800s तक भी सोचो
इतना टाइम बीतने के बाद भी 20% से भी कम लोग एक्चुअल मॉडर्न फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। लेस देन 20%। इज़ ना वाइल्ड? ये नंबर तो पूरी स्टोरी पलट देता है ना? तो अब दिमाग में सवाल आता है कि भाई इतना स्लो क्यों था सब कुछ। इसके पीछे ना कुछ सॉलिड रीजंस थे। एक तो नई इंडस्ट्रीज पुरानी जो चली आ रही थी उन्हें अचानक से हटा नहीं सकती थी। सेकेंडली, नई टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी और नॉट ऑलवेज रिलायबल, कभी भी खराब हो सकती थी। तो जो बिजनेसमैन थे, जो मर्चेंट्स थे, वो ऐसी चीज में इतना पैसा इन्वेस्ट करने से थोड़ा हिचकिचाते थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो है उस टाइम की सबसे आइकॉनिक, सबसे फेमस इन्वेंशन की स्टोरी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टीम इंजन। सोचो, 19th सेंचुरी शुरू हो चुकी है और पूरे इंग्लैंड में गेस करो कितने स्टीम इंजन्स थे? सिर्फ 321। जस्ट 321। बहुत कम है, राइट? और सुनो, इसमें से भी ज्यादातर कॉटन फैक्ट्रीज में नहीं थे। दे वर बीइंग यूज्ड इन माइनिंग, टू डिग कैनाल्स और आयरन वर्क्स में। तो जो इमेज हम सोचते हैं ना, वो काफी अलग थी रियलिटी से। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस टाइम का जो टिपिकल वर्कर था, जो आम मजदूर था, वो किसी मशीन के लीवर नहीं खींच रहा था। नहीं, वो एक ट्रेडिशनल कारीगर था, एक लेबरर था। उनकी लाइफ अभी भी हाथ के हुनर पर चल रही थी और उनके स्किल्स की बहुत बहुत ज्यादा डिमांड थी। सो अगर मशीन्स का राज नहीं था तो फिर किसका था? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर और यहां हम देखेंगे कि क्यों फॉर मेनी फैक्ट्री ओनर्स इंसान के हाथ मशीन से ज्यादा वैल्यूबल थे। अब ये देखो, दिस कंपैरिजन इज सुपर इंपॉर्टेंट। एक तरफ है हैंड लेबर, लोग ही लोग थे काम करने के लिए तैयार और सस्ते में। दूसरी तरफ मशीन पावर, जिसके लिए चाहिए था बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत सारा पैसा। अब आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट की जगह खुद को रखो। काम सीजनल है, डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप क्या चूज करोगे? सस्ते फ्लेक्सिबल मजदूर या एक महंगी मशीन जो सारा साल खड़ी रहेगी? और इट वॉजंट जस्ट अबाउट मनी, बात आती थी क्वालिटी और स्किल की भी। कुछ चीजें ऐसी थी जिनके डिजाइन्स इतने इंट्रिकेट, इतने डिटेल्ड होते थे कि उन्हें मशीन बना ही नहीं सकती थी, सिर्फ इंसानी हाथ बना सकते थे। एग्जाम्पल के लिए सोचो, उस टाइम पर 500 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर्स बनाए जाते थे और 45 तरह की एक्सेस। ये सब कस्टमाइजेशन मशीन से पॉसिबल नहीं था। और जो रिच क्लास थी, द एरिस्टोक्रेट्स, उन्हें तो क्लास चाहिए थी। उन्हें हैंडमेड चीजों की फिनिशिंग और यूनिकनेस पसंद थी। ओके, तो अब तक हमने देखा कि मजदूरों की बहुत डिमांड थी, लेकिन इस कॉइन का एक दूसरा साइड भी है। इन वर्कर्स की लाइफ आखिर थी कैसी? लेट मी टेल यू, इट वाज एनीथिंग बट इजी। द प्रॉब्लम वाज लेबर की इतनी प्लेंटी थी, इतनी अबंडेंस थी कि शहरों में काम ढूंढने वालों की भीड़ लगी हुई थी। लोग गांव छोड़कर शहरों में आ रहे थे, बट जॉब मिलना वाज नॉट गारंटीड। ये लक और नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस पर डिपेंड करता था। चलो, लेट्स लुक एट वन पर्सन स्टोरी टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। ये है विल थॉर्न। उसकी एक ही उम्मीद थी, लंदन जाकर काम ढूंढना। अपने दोस्तों के साथ वो पैदल ही निकल पड़ा। उसकी स्टोरी हमें उस दौर के आम इंसान की लाइफ का एक रियल रॉ पिक्चर देती है। और उनकी जर्नी आसान नहीं थी। विल थॉर्न लिखते हैं कि तीसरे दिन तक उनके सारे पैसे खत्म हो गए। सोचो, दे हैड टू स्लीप आउटडोर्स फॉर 2 nights, एक बार घास के ढेर के नीचे और एक बार एक पुराने फार्म शेड में। सिर्फ एक जॉब की तलाश एक सर्वाइवल का स्ट्रगल बन चुकी थी। और ये जो 2 पिक्चर्स है ना, ये उस टाइम की पूरी कहानी बता देती है। लेफ्ट में देखो, एन आइडियलाइज्ड इमेज, वर्कर्स को हीरोज की तरह दिखाया गया है, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। और राइट में द ग्रिम रियलिटी, होमलेस, हंग्री लोग एक शेल्टर के लिए लाइन में खड़े हैं। द गैप बिटवीन द आइडियल एंड द रियल वाज मैसिव। तो आप समझ सकते हो, जब लाइफ इतनी टफ हो, जब जॉब मिलना इतना मुश्किल हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट का डर कितना ज्यादा होगा। और इसी डर ने, इसी डेस्परेशन ने वर्कर्स को नई टेक्नोलॉजी का दुश्मन बना दिया। और इस गुस्से का मेन विलन कौन था? एक मशीन जिसका नाम था द स्पिनिंग जेनी। इसको 1764 में जेम्स हारग्रीव्स में बनाया था। अब देखो ये काम कैसे करती थी। एक ही पहिए से, अ सिंगल व्हील, बहुत सारी स्पिंडल्स एक साथ घूम सकती थी। इसका मतलब एक वर्कर अब कई लोगों का काम अकेले कर सकता था। सिंपल वर्ड्स में, इट वॉज अ डायरेक्ट थ्रेट टू देयर जॉब्स, उनकी रोजी रोटी पर सीधा हमला। तो रिएक्शन क्या हुआ? बहुत वायलेंट। खासकर वो औरतें जिनका घर ही हैंड स्पिनिंग से चलता था, वो सड़कों पर उतर आईं। उन्होंने इन नई मशीन्स पर अटैक करना शुरू कर दिया, उन्हें तोड़ फोड़ दिया। इट वॉज अ फाइट फॉर देयर सर्वाइवल। सो व्हाट्स द बिग पिक्चर हियर, द टेक अवे? ये हिस्ट्री कोई सिंपल मैन वर्सेस मशीन की फाइट नहीं है। नो, इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स। ये एक स्लो, कॉम्प्लिकेटेड और काफी बार एक बहुत पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन था।
लेकिन इवेंचुअली थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। 1840s के बाद धीरे धीरे नए काम आने लगे। शहरों में बिल्डिंग्स का काम बढ़ गया, रोड्स बनने लगी, रेलवे स्टेशंस बनने लगे पूरे लंदन में। इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो वर्कर्स थे उनका नंबर डबल हो गया, और फिर अगले कुछ सालों में इट डबल्ड अगेन। सो न्यू अपॉर्चुनिटीज वर ओपनिंग अप, बट इट टुक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और ये पूरी स्टोरी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो आज इन द एज ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन शायद पहले से भी ज्यादा रिलेवेंट है, कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और प्रोग्रेस होता है तो हमें ये पूछना चाहिए, प्रोग्रेस किसके लिए, फॉर हुम, इसका असली फायदा किसे मिलता है। इसके बारे में जरूर सोचना है ना। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस के चैप्टर 4 का एक सुपर इंटरेस्टिंग पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इट्स अ स्टोरी ऑफ ग्लोरी, ट्रेजेडी एंड ऑफ कोर्स हिस्ट्री। पता है, एक टाइम था जब पूरी दुनिया के फैशन का यू कुड से रिमोट कंट्रोल इंडिया के हाथ में था। सो लेट्स डाइव इन एंड सी हाउ इंडिया ड्रेस द वर्ल्ड एंड देन हाउ दैट मैसिव टेक्सटाइल एम्पायर जस्ट crumbled. Okay, so before all the big factories and noisy machines came along, this was the engine of a global industry, an Indian weaver. The magic in their hands, their skill was so incredible that Indian cotton and silk were famous all over the world. You could say these weavers are the real heroes of our story. So what's our game plan for today? First, we'll look at India as the textile superpower it once was. Then, we'll see how the East India Company's new rules changed everything. After that, we'll unpack the double attack from Manchester. And finally, and most importantly, we'll understand what all this meant for the weavers themselves. Ready? Let's get started. Right, let's begin with the golden age of Indian textiles. We're talking about a time before the machine age, when India was, without a doubt, the king of textiles. The quality of our silk and cotton was so fine that the international market just couldn't get enough of it. I mean, India was literally dressing the world. And this wasn't some small-time business. It was a massive global network run by Indians. Indian merchants and bankers were the ones financing the production. The goods traveled by land to Central Asia and by sea to Southeast Asia and the Gulf. Ports like Surat and Masulipatam were bustling hubs. But here's the most important part. The weavers had choices. They had multiple buyers, and they could sell to whoever offered the best price. The power was in their hand. But then, around the 1750s, this entire beautiful network started to break down. Why? Well, because European companies entered the scene, and the whole balance of power began to shift. This was the big turning point in our story. Which brings us to our next section, the company's new rules. As soon as the East India Company gained political power, they didn't waste any time. They systematically, with a proper plan, began to dismantle the old Indian trading system. Just look at the contrast on this slide. It's night and day. Before the company, weavers had multiple buyers, right? They could bargain for a good price. Indian merchants were in control. But under the company system, forget it. There was only one buyer, the company. They established a monopoly. They fixed the prices. And the result? Local bankers went bankrupt. The entire system was turned on its head. And if you want to see the impact, let's talk numbers. At the end of the 17th century, the trade from the port of Surat alone was worth 16 million rupees. Just try to imagine how huge that amount was back then. And by the 1740s, that figure had crashed down to just 3 million. It was a complete and dramatic collapse. Numbers don't lie, and these numbers tell a story of absolute devastation for Indian trade. And this image here shows that shift perfectly. On one side, you have the old port of Surat, which fell into ruin. And on the other, the new, European-controlled port of Bombay, which started to grow. This wasn't just a shift of ports. It was a transfer of economic power from India to Britain. So how did the company pull this off? Well, they had a clever 3-step plan. Step 1, get rid of the existing traders and brokers. Step 2, appoint their own agents, called gomastas, to directly control the weavers. And step 3, trap the weavers in a system of advance loans so they had no choice but to work for the company. So who were these gomastas? They were paid servants of the company, sent to supervise the weavers. But here's the problem. They were outsiders. They had no connection to the village. They acted arrogantly, often brought sepoys with them, and would even beat the weavers for delays. The old relationship based on trust was replaced by a new one based on fear.
just as one storm was passing over the weaver's life, another one was on the horizon. And that brings us to our third section, Manchester's double attack. The Industrial Revolution had arrived in Britain, and their machine-made textiles were about to become a new nightmare for India. Just look at this chart. In 1811, textiles made up 33% of India's total exports. A huge chunk, right? But just 40 years later, by 1850, that number had plummeted to just 3%. It was a complete wipeout of our export market. So this meant the weavers were caught in a terrible trap. This is what we call the double attack. On one side, their export market was gone. And on the other side, their local market, right here in India, was flooded with cheap machine-made cloth from Manchester. So where were they supposed to sell their goods now? And this chart shows just how fast Manchester goods took over. In 1800, these imports were practically zero. By 1850, they were 31%. And by 1870, more than half of all imports into India were cloth from Manchester. Because it was so cheap, our weavers just couldn't compete. But you know, behind all these numbers and charts, there's a human story. The story of our weaver. And that's our final section. What happened to the weaver? What was the real human cost of all this? The final blows came one after another. First, they couldn't compete with cheap machine goods. Second, after the American Civil War, raw cotton became expensive and hard to get. What was the result? So many weavers had to abandon their villages and become farm laborers. And to top it all off, even Indian factories started making machine goods, adding even more competition. It was like every single door was being closed on them. And listen, this isn't just a story we're making up. The official reports from that time say the exact same thing. The Commissioner of Patna wrote that local manufacturers simply could not compete with the cheap and durable goods from Manchester. This was an official admission of what was happening. Here's another one. An 1872 census report says that the Koshtis, a community of weavers, had fallen upon evil times. They couldn't compete with the showy goods from Manchester and were forced to leave their ancestral craft to become daily wage laborers. Think about that. An entire generation of skill was just being lost. So I want you to think about this. Once upon a time, India's weavers dressed the entire world. And then the world's machines left them with absolutely nothing. How does a nation even begin to recover after losing its greatest industry? It's a huge question, and the answers still shape our history and our economy today. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछली क्लास में हमने देखा था ना कि कैसे ब्रिटिश गुड्स ने इंडियन मार्केट को पूरा कैप्चर कर लिया था, बट वो स्टोरी का सिर्फ एक साइड था। आज हम आते हैं दूसरी साइड पर, द राइज ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सवाल यह है कि ये फैक्ट्रीज आखिर इंडिया में आई कैसे? चलो आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि ठीक है, फैक्ट्रीज आई इंडिया में, मान लिया, पर इनको बनाया किसने? कौन थे वो लोग, वो पायनियर्स जिन्होंने ये सब शुरू किया? और उससे भी इंपॉर्टेंट, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खड़ी करने के लिए पैसा, आखिर ये कैपिटल आया कहां से? इन्हीं सवालों के जवाब में ना इंडिया की पूरी इंडस्ट्रियल स्टोरी छुपी हुई। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पहले सेक्शन में हम आराम से समझेंगे कि इंडिया में फैक्ट्रीज आनी शुरू कैसे हुई, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये एक नए एरा की, एक नए युग की शुरुआत थी। और यहाँ जो सबसे जरूरी चीज नोटिस करने वाली है वो है स्पीड, इस बदलाव की रफ्तार। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालो। 1854 बॉम्बे में पहली कॉटन मिल, ठीक एक साल बाद 1855 बंगाल में पहली जूट मिल, फिर 1860s आते आते कानपुर में एल्जिन मिल शुरू हो गई, और 1874 तक तो मद्रास भी इस रेस में आ गया। मतलब आप देख रहे हो, फैक्ट्रीज पूरे देश में लिटरली आग की तरह फैल रही थी, और इंडिया का पूरा इंडस्ट्रियल लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल रहा था। ठीक है, तो फैक्ट्रीज आ रही थी, ये तो क्लियर हो गया। अब आते अपने दूसरे सवाल पर। आखिर ये फैक्ट्रीज लगा कौन रहा था? कौन थे ये पहले इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स, वो लोग जो इतना बड़ा रिस्क उठा रहे थे? चलो उनके बारे में जानते हैं। मिलिए इनसे। ये हैं द्वारका नाथ टैगोर। ये उस वक्त के सबसे पहले विजनरीज में से एक थे। उनका क्लियर मानना था कि अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ही रास्ता है। और वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, उन्होंने सच में एक्शन लिया। शिपिंग, माइनिंग, बैंकिंग, ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। तो फिर से वही सवाल, पैसा कहां से आया? वेल, इसका एक बहुत बड़ा सोर्स था चाइना के साथ ट्रेड। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सुनो। ब्रिटिश यहां से ओपियम चाइना बेचते थे, और बदले में चाइना से चाय इंग्लैंड ले जाते थे।
इस पूरे ट्रायंगुलर ट्रेड में कई इंडियन ट्रेडर्स ने जूनियर पार्टनर्स की तरह काम किया। वो पैसा लगाते थे, सप्लाई मैनेज करते थे और इसी ट्रेड से उन्होंने अपनी शुरुआती दौलत कमाई। और इसी ट्रेड से इंडिया के कुछ सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट निकले। आपने टाटा का नाम तो सुना ही होगा, राइट? जमशेदजी टाटा। उन्होंने भी अपनी शुरुआत इसी चाइना ट्रेड और इंग्लैंड को रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करके की थी। दिनशा पेटी भी एक बड़ा नाम है। यहां तक कि जीडी बिरला की फैमिली भी चाइना के साथ ट्रेड करती थी। तो इन सब बड़े एम्पायर्स की नींव कहीं ना कहीं इसी ट्रेड नेटवर्क में रखी गई थी। लेकिन यहां एक बट है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे जैसे ब्रिटिश का कंट्रोल बढ़ता गया, इंडियन मर्चेंट्स के लिए स्कोप यानी जगह कम होती गई। उन्हें यूरोप के साथ फिनिश्ड गुड्स ट्रेड करने से प्रैक्टिकली रोक दिया गया था। उनका रोल बस रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करने तक सीमित कर दिया गया। कच्चा कॉटन, ओपियम, गेहूं, बस यही सब। असली पावर वो तो यूरोपियन एजेंसीज के हाथ में ही थी। अच्छा, अब तक हमने बात की ओनर्स की, इंडस्ट्रियलिस्ट्स की। चलो अब फोकस शिफ्ट करते हैं उन लोगों पर जिनके बिना ये फैक्ट्रीज चल ही नहीं सकती थीं, द वर्कर्स। ये लाखों की तादाद में लोग आखिर आ कहां से रहे थे? बस एक बार इस नंबर को देखो, दिमाग हिल जाएगा। 1901 में इंडिया में थे 5,84,000 फैक्ट्री वर्कर्स और 1946 तक ये नंबर लिटरली एक्सप्लोड हो गया, 24 लाख से भी ज्यादा। सोच सकते हो? और ये लोग ज्यादातर कौन थे? ये आसपास के गांवों के किसान और आर्टिजन्स थे, जिनके लिए गांव में काम नहीं बचा था तो वो काम की तलाश में शहर आ गए। लेकिन शहर आके फैक्ट्री में जॉब पाना इतना सीधा साधा नहीं था। और यहां एंट्री होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी की, जिसे कहते थे जॉबर। अब ये जॉबर कौन था? वो अक्सर एक पुराना भरोसेमंद वर्कर होता था। फैक्ट्री मालिक उसे कहते थे कि भाई नए लोग ला कर दो, तो वो अपने गांव जाता, लोगों को काम का वादा देकर शहर लाता, उन्हें जॉब दिलाता और नए शहर में बसने में भी उनकी मदद करता था। तो इस वजह से जॉबर बहुत पावरफुल इंसान बन गया। वो मदद तो करता था, नो डाउट, लेकिन इसके बदले में वो वर्कर्स से पैसे और तोहफे भी मांगता था। एक फॉर्मर मिल वर्कर वसंत पारकर ने बताया था कि लोगों को अपने बेटों को मिल में काम दिलवाने के लिए जॉबर को पैसा देना पड़ता था। धीरे धीरे वो वर्कर्स की पूरी लाइफ कंट्रोल करने लगा। एक तरह से वो अथॉरिटी बन गया। ओके, अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, अ पेक्यूलियर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पेक्यूलियर का मतलब है थोड़ा अजीब, थोड़ा अलग। हम देखेंगे कि इंडिया की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो बाकी देशों जैसी नहीं थी। कुछ खास चीजें हुई, खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, जिसने सब कुछ बदल दिया। तो ये था इंडियन इंडस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट। जरा इस चेन रिएक्शन को समझो। स्टेप 1, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, लोगों ने विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया। स्टेप 2, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। इससे क्या हुआ? ब्रिटिश मिल्स वॉर का सामान बनाने में बिजी हो गईं। स्टेप 3, मैनचेस्टर से इंडिया आने वाला कपड़ा ड्रास्टिकली कम हो गया, इंपोर्ट ऑलमोस्ट बंद। तो अब क्या होगा? स्टेप 4, अचानक से इंडियन मिल्स के सामने सप्लाई करने के लिए पूरा इंडिया का मार्केट खुला पड़ा था। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अब इंडियन फैक्ट्रीज को ही वॉर के लिए सामान सप्लाई करने का ऑर्डर दे दिया। जूट के बैग्स, फौजियों की यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा, टेंट्स, लेदर के जूते, ये सब कुछ अब इंडिया में बनने लगा। इस मैसिव डिमांड का नतीजा ये हुआ कि नई नई फैक्ट्रीज खुलने लगी। जो पुरानी फैक्ट्रीज थीं वो दिन रात मल्टीपल शिफ्ट्स में काम करने लगी। इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एक जबरदस्त बूम आ गया। तो हमने देखा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तेजी से ग्रो कर रही थीं। सब सही लग रहा है ना? लेकिन रुको, कहानी में एक ट्विस्ट है। ये बड़ी फैक्ट्रीज पूरी कहानी नहीं है। इंडिया की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी कहीं और था। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखो, ये आपको हैरान कर देगा। 1911 तक इंडिया के टोटल इंडस्ट्रियल वर्कर्स में से सिर्फ 5% बड़ी फैक्ट्रीज में काम करते थे, सिर्फ 5%। 1931 तक ये नंबर थोड़ा बढ़कर 10% हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा 90% वर्कफोर्स अभी भी छोटे छोटे वर्कशॉप्स और अपने घरों में काम कर रहा था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अभी भी किंग थी। तो सवाल उठता है कि ये स्मॉल स्केल वाले मिल के कंपटीशन में टिके कैसे हुए थे? एक बड़ा रीजन था टेक्नोलॉजी। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फ्लाई शटल जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। अब ये क्या है? ये एक सिंपल मैकेनिकल डिवाइस थी जिससे बुनकर यानी वीवर बहुत तेजी से कपड़ा बुन सकता था। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और वो मिल्स को टक्कर दे पाए। और दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था उनका स्किल, उनकी कारीगरी। मिल्स आप जानते हैं एक ही तरह का सादा कपड़ा मास प्रोड्यूस कर सकती थी, लेकिन ये जो आप इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स डिजाइन देख रहे हैं, इस तरह की चीजें मशीन पर बनाना मुश्किल था। ये सिर्फ हाथ से हो सकता था।
और इसी वजह से आपको जानकर हैरानी होगी 1900 से 1940 के बीच हैंडलूम प्रोडक्शन घटा नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ गया। तो इस पूरी डिस्कशन से हमने क्या सीखा? की टेकअवे क्या है? यही कि इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की कहानी नहीं है जिन्होंने आकर छोटे छोटे क्राफ्ट्स को खत्म कर दिया। नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मिक्स था। यहाँ लार्ज फैक्ट्रीज और स्मॉल वर्कशॉप्स दोनों एक साथ मौजूद थे और दोनों ही ग्रो कर रहे थे। तो मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, ये पूरी कहानी हमें आज के टाइम में रेजिलियंस यानी हार ना मानने की हिम्मत और इनोवेशन के बारे में क्या सिखाती है? इस पर जरूर सोचना। You know, when we think about industrialization, our minds usually jump to huge factories, noisy machines. But what if I told you it was also a story about a quiet war? One fought with threads and, believe it or not, advertisements. Today, we are going to dive into this amazing part of history, looking at how India's weavers fought to survive and how the very first ad wars got started right here. All right, let's get right into it. The big question on everyone's mind is this. Did all these new factories and machine-made cloth just wipe out India's handloom weavers? It's easy to think that, right? Machines come in, old crafts die out. But the real story? It is so much more complicated, and honestly, way more interesting than that. And that brings us to our first battlefield, the fight for production itself. This was a real down-and-dirty struggle for survival. On one side, you had the local handloom weavers, and on the other, these massive, powerful, mechanized mills all the way from Britain. Just take a look at this map from 1931. See those circles? They show you where the new industrial centers were popping up all over India, especially in places like Bombay and Bengal. And you've got to understand, these weren't just dots on a map. They were these huge centers of economic power, and they created this tidal wave of competition for local artisans who'd been running the show for centuries. But here's where it gets interesting. Not every weaver was hit in the same way. See, some of them had a kind of secret weapon that helped them survive the industrial storm. So, what was this key to survival? Well, it all came down to knowing exactly who your customer was. So basically, the market split in two. You had weavers making the rough, everyday cloth for the poor, and they really struggled. I mean, their customers didn't have a lot of extra money, so when something bad like a famine hit, demand just vanished. But then you had the weavers making these beautiful, fine fabrics for the rich. Their business was way more stable. The wealthy could still afford fancy things, even in tough times, which meant that demand was always there. So what made these finer textiles so tough? It's simple, really. The machines just couldn't copy them. We're talking about the incredible skill that goes into a Banarasi or a Balachari sari with all their complex patterns, or those saris with unbelievably detailed hand-woven borders. These things weren't just cloth, they were pieces of art. That unique quality made them mill-proof and carved out a special place in the market just for these weavers. So, and this is the really important part. These weavers weren't just some leftover from a bygone era. No way. They were actively adapting, they were innovating. They proved that their life and their work were a crucial, living part of India's whole journey into the industrial age. So, while some weavers figured out how to win the battle of production, the war was far from over. It just shifted to a new front. The fight wasn't just about who could make the cloth anymore, it was about who could convince people to buy it. And this is where a brand new, powerful weapon comes into play: advertising. You know, advertising back then, just like today, was all about shaping what you want. It's the art of taking a simple product and making you feel like it's absolutely essential, something you've just got to have. It was about creating needs that people didn't even know they had in the first place. And let me tell you, those industrialists from Manchester, they were masters of this new game. They didn't just dump a bunch of cloth on the Indian market and hope for the best. Oh no, they came with a whole marketing playbook, totally designed to win over the hearts and minds of the people. Their first move was so simple, it was brilliant. The label. They stamped these big, bold words, "Made in Manchester," onto the bundles of cloth. Back then, Manchester was like the Silicon Valley of textiles. So that label wasn't just a tag, it was a powerful promise of quality, of modernity. It was all about building instant trust with the customer. But they didn't stop there. This is where it gets really clever. They started putting images of Indian gods and goddesses right there on their labels. Think about that. It was a genius way to give their foreign product a local, even divine stamp of approval. It made it feel less strange and a whole lot more trustworthy to an Indian buyer. They also used national heroes. This label, for example, has a picture of Maharaja Ranjit Singh, the legendary founder of the Sikh Empire. The message here was subtle, but super powerful.
If a great, respected ruler like him is on this product, then the product itself must be good, right? It was a classic case of borrowing someone else's credibility. And this strategy went way beyond just labels. Check out this calendar from 1928. By using this beloved image of baby Krishna, it got into homes and shops all across the country. And these calendars, they weren't just for telling the date. They were a non-stop, year-long advertisement that reached everybody, even people who couldn't read. But Indian manufacturers were not just going to sit back and watch this happen. They fought back, and they took the very same tool, advertising, and turned it into a weapon for the growing nationalist movement. This was the birth of the Swadeshi spirit. And wow, the difference in the message is just striking. Here we have an Indian label, and yeah, it also uses a goddess. But her message is completely different. She isn't just saying this product is good. She is making a patriotic plea, asking people to buy things made in India. The message from Indian producers was now openly political. And right here is where ads become something much bigger than just commerce. They became this powerful voice for the nationalist message of Swadeshi, which literally means of one's own country. The idea was simple but revolutionary. Economic self-reliance was the road to political freedom. The ads were basically saying, if you care about India, you have to support Indian industry. So, what have we seen? A battle fought on two fronts, right? The battle for production and the battle for persuasion. We saw weavers adapt with their amazing skills, and we saw industrialists fight for customer loyalty using gods and heroes. Now, let's connect all of this story from 100 years ago, to the world of marketing that's all around us today. Seriously, just think about the ads you scrolled past on your phone today. A celebrity telling you which phone to buy? A brand waving the flag during a holiday? An appeal to your traditions or your faith? These tricks might feel super modern, but as we've just seen, they're straight out of a marketing playbook that's over a century old. So the real question isn't just what they're trying to sell you, it's how they're doing it. And whose story are you really buying into?